हेलो फ्रेंड्स, टीके सरकारी नौकरी चैनल में आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए कथन एवं तर्क का क्वेश्चन जो आपको किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और आप यहां से बिल्कुल आसानी से ऐसे तरीके सीख के जाएंगे जहां से आप एकदम आसानी से और सटीक आंसर देंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने ये पॉइंट लिए हैं कि आप प्रबल तर्क का चुनाव करेंगे कैसे। ठीक है ना, जैसे कि आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा तर्क बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके लिए पॉइंट लिया गया है। ठीक है ना, जैसे कि पहला पॉइंट है, जो तर्क सामाजिक रूप से बनाए गए नियम कानून एवं विचार के अनुरूप हैं वो प्रबल तर्क कहलाते हैं। ठीक है ना, कहने का मतलब कि सामाजिक रूप से जो नियम बनाया जाएगा, ठीक है, या फिर कोई कानून बनेगा, कोई विचार के रूप में उसको दिया जाएगा, तब वहाँ जो तर्क दिया होगा वो बिल्कुल मान्य होगा। ठीक है ना, जैसे दूसरा है, यदि दिया गया तर्क सलाह निदान से संबंधित हो तो कथन से सीधा संबंध अगर रखता है तो अब भी वो सही होगा। ठीक है ना, फिर तीसरे पॉइंट में प्रबल तर्क प्रश्न सूचक नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब जो तर्क होना चाहिए, जो तर्क होगा, तर्क में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है ना, कथन में हो सकता है, तर्क में नहीं। ठीक, आगे देखिए, यदि तर्क तथ्यपूर्ण विचारों से विश्लेषित है तो उसे प्रबल तर्क माना जाएगा। ठीक है ना, तथ्यपूर्ण विचारों का मतलब हो गया कि उस कथन के हिसाब से उसमें जो भी जरूरी चीज़ें वो दी हुई हैं उसके अनुसार वह विश्लेषण करने के बाद आपको मिलता है तो वह मान्य होगा। लास्ट, तर्क किसी एक घटना उदाहरण विशेषता से संदर्भित नहीं होना चाहिए, अर्थात यह आदर्श पूर्वक एवं व्यापक रूप से सत्यता को समाहित किए हुए होना चाहिए, तभी इसे प्रबल तर्क माना जाएगा। ठीक है ना, किसी घटना उदाहरण विशेषताओं से संदर्भित नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि किसी घटना से या उदाहरण या विशेषताओं से संदर्भित नहीं होना चाहिए, अर्थात यह आदर्श पूर्वक एवं व्यापक रूप से सत्यता को समाहित किए हुए होना चाहिए। ठीक है ना, तब इसे जो है आप जो है पूर्ण रूप से प्रबल तर्क माने जाए। ठीक है ना, अब इनके आंसर कैसे दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, ये चारों ऑप्शन। ठीक है ना, ये सब, तो ये जैसे फर्स्ट केवल एक सही होगा तो पहला वाला, ठीक है, दो सही होगा तो बी, और एक या दो होगा तो सी वाला, न तो एक न ही दो तो डी, और एक और दो दोनों होगा तो ई वाला सही होगा। ठीक है, ये तो इसके ऑप्शन है। नीचे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा उन सभी में इन्हीं 5 ऑप्शनों का यूज आपको करना है। ठीक है ना, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन। ठीक, अब फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए कथन में क्या कह रहा है आपसे कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र में भर्ती करो और निकालो प्रणाली को अपनाने की इजाज़त देनी चाहिए। अब तर्क, हाँ, इससे सार्वजनिक क्षेत्र के काम न करने वाले कर्मचारियों को हटाने में सहायता मिलेगी और काम करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कार देने में मदद मिलेगी। ठीक है ना, तो भर्ती करो और निकालो प्रणाली में इससे एक चीज़, कथन से एक चीज़ डिसाइड हो रहा है कि भर्ती करो निकालो, कहने का मतलब आप भर्ती उसी को करेंगे जो काम का होगा और जो काम नहीं करेगा उसको आप निकाल देंगे। तो इसके हिसाब से जो तर्क पहला है वो तो पूरा मान्य हो रहा है, यानी पहला क्या होगा, सही होगा। दूसरा, नहीं, प्रबंधन इस प्रणाली को निष्पक्ष तरीके से लागू करने में समर्थ नहीं होगा और प्रबंधन की उच्च शक्ति के कारण कर्मचारियों को भुगतान पड़ना पड़ेगा। इसके हिसाब से यानी कथन के हिसाब से जो दूसरा तर्क है यह सही नहीं है। ठीक है ना, तो सिर्फ पहला सही होगा, दूसरा गलत होगा। ठीक है ना, इसका जो जवाब होगा सिर्फ पहला सही होगा। ठीक है ना, कौन सा सही होगा, फर्स्ट। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, कथन में, क्या एक सेवानिवृत्त सरकारी के करीबी रिश्तेदार को भारत सरकार में नौकरी दी जानी चाहिए। हाँ, रिश्तेदार को इस तरह का काम कहाँ मिलेगा। नहीं, यह सक्षम और ज़रूरतमंद युवाओं के लिए सरकारी सेवा के दरवाजे बंद कर देगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिए, अब इसमें क्या है कि क्या एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के करीबी रिश्तेदारों को भारत सरकार में नौकरी दी है। जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं केवल उन्हीं को जो है नौकरी दी जानी चाहिए। अब इसमें तर्क में क्या कहा है कि हाँ, रिश्तेदारों को इस तरह के काम कहाँ मिलेंगे, तो ये कथन के हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि रिश्तेदारों को और भी काम मिल सकता है कोई और इनके अलावा। ठीक है ना, सरकारी नौकरी के अलावा, तो पहला गलत होगा। नहीं, यह सक्षम और ज़रूरतमंद युवाओं के सरकारी सेवाओं के दरवाजे बंद कर देगा, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो है कि जिनको ज़रूरत होगी और जो सक्षम होंगे, उन जो नए युवा होंगे उनको तो नौकरी मिलेगी नहीं, इसलिए क्या होगा, दूसरा सही होगा, पहला गलत। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं, देखिए कथन में क्या कहा है कि क्या संसद के निर्वाचित सदस्यों की अवधि 2 वर्ष तक कम किया जाना चाहिए। अब तर्क में, हाँ, भारत चुनाव में
हर एकांतर वर्ष में आयोजित होते हैं? नहीं। संसद चुनाव के हर दौर में बड़ी मात्रा में धन की जरूरत एक राष्ट्रीय बर्बादी है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, हाँ भारत में चुनाव हर एकांतर वर्ष में होते हैं, तो ऐसा तो एकांतर वर्ष में ऐसा हो नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि क्या संसद के निर्वाचित सदस्यों की अवधि 2 वर्ष तक कम किया जाना चाहिए? 2 वर्ष तक कम किया जाने से ये जरूर कन्फर्म हो रहा है कि इनकी अवधि 2 वर्ष से ज़्यादा है कथन के हिसाब से, तो इसलिए जो तर्क में कहा है कि एकांतर वर्ष में आयोजित होते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, पहला क्या होगा? गलत। अब दूसरा, नहीं, संसद चुनाव के हर दौर में बड़ी मात्रा में धन की जरूरत होती है और यह एक राष्ट्रीय बर्बादी है, बिल्कुल सही है। जब जब चुनाव होता है तो पैसा ज़्यादा खर्चा होता है, ठीक है, और ये एक राष्ट्रीय बर्बादी है। ठीक, तो क्या होगा? दूसरा सही होगा, पहला गलत होगा। ठीक है, अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए, कथन, क्या सरकार को निजी प्रयोग के कारों के रजिस्ट्रेशन को पूरे देश में तत्काल प्रभाव से रोक देना चाहिए? ठीक है। तर्क, नहीं, सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। ठीक है। तर्क 2, हाँ, भारत के बड़े शहरों की सड़कों पर भीड़ कम करने का यही एकमात्र तरीका है। ठीक है ना। तो देखिए, कथन के हिसाब से जो तर्क पहला है, नहीं, सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है ना, सरकार ऐसा कर सकती है। समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये जो है पहला बिल्कुल गलत होगा। हाँ, भारत के बड़े शहरों सड़कों पर भीड़ कम करने का ये एकमात्र क्या है, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ कार के रजिस्ट्रेशन को कम करने से भीड़ कम नहीं होगी, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5। अब देखिए, कथन, क्या भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए दाखिले का एक रूप मानदंड होना चाहिए? तर्क 1, हाँ, इससे इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिल हुए छात्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है। ठीक है। देखिए, अब तर्क 1 में क्या कहा है कि हाँ, इससे दाखिले में गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। तो ध्यान दीजिए कि इंजीनियरिंग कॉलेज दाखिले, जब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले का एक मानदंड होना चाहिए, तब क्या होगा कि गुणवत्ता, जो छात्रों की गुणवत्ता है ना, वो सुनिश्चित होगी। कहने का मतलब अच्छी गुणवत्ता वाले स्टूडेंट मिलेंगे। और दूसरे में क्या कहा है कि नहीं, यह विशेषकर संभव नहीं है, तो ये गलत है, क्योंकि ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, मानदंड आप जो है बना सकते हैं, और ऐसा कथन के हिसाब से कहा भी नहीं है कि यह संभव नहीं है। ठीक है ना, होना चाहिए, यानी वो चीज़ हो सकता है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे जो है 2 गलत हो जाएगा, 1 सही हो जाएगा। ठीक, अब 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, कथन, क्या महाविद्यालय की सभी परीक्षाओं से संबद्ध परीक्षा निकायों को कैलकुलेटरों के उपयोग की अनुमति देनी चाहिए? तर्क 1, नहीं, यह आवश्यक है कि अपनी संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों को मैनुअल गणना की पद्धति का ज्ञान हो। दूसरा, हाँ, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर के व्यापक उपयोग के साथ मैनुअल गणनाओं की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो आप देखिए, ध्यान समझने की कोशिश करिए कि नहीं, ये आवश्यक नहीं कि संख्याओं को स्पष्ट करने के लिए विद्यार्थियों को मैनुअल गणना की पद्धतियों का ज्ञान हो। ठीक है ना, तो पहला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैनुअल जो है उनको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरे में क्या कह रहा है कि हाँ, सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर के व्यापक उपयोग के साथ मैनुअल गणना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, तो जैसे अब जब यह कैलकुलेटर के उपयोग जो है अनुमति दे देगा, तो मैनुअल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी सब काम किससे होगा? कैलकुलेटर से। तो दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, पहला क्या हो जाएगा? गलत, और दूसरा सही। ठीक, अब देखिए 7 नंबर, क्या सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान अनिवार्य बनाया जाना चाहिए? ठीक है। तर्क, हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबके के लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है। तर्क 2, नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट वाले में, हाँ, शैक्षिक रूप से समाज के पिछड़े तबके के लोगों के साथ व्यवहार में यह जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना, कि क्या सार्वजनिक क्षेत्र में सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा ज्ञान अनिवार्य बनाया जाए? अगर हिंदी भाषा आप अनिवार्य बना देंगे, तो जो पिछड़े तबके के लोग होंगे उनके साथ भी एक अच्छा व्यवहार होगा। ठीक है ना, सब लोग हिंदी समझेंगे, अच्छे से बोल पाएंगे। ठीक, अब दूसरा जो है कह रहा है कि नहीं, सभी कर्मचारियों के लिए हिंदी भाषा ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। जब हिंदी भाषा ज्ञान आवश्यक नहीं होंगे, फिर सभी लोगों के साथ आप कैसे कन्वर्सेशन करेंगे, बात कैसे कर पाएंगे? इसलिए दूसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कथन क्या निजी क्षेत्र के सभी संगठनों के ये हो गया नहीं, ठीक, ये दूसरा है। क्या निजी क्षेत्र के सभी संगठनों के लिए सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा का आरक्षण अनिवार्य बनाना चाहिए? तर्क में देखिए, नहीं, निजी क्षेत्र के संगठन सरकारी नियमों द्वारा अभिशासित नहीं होने चाहिए। तर्क 2, हाँ, निजी क्षेत्र के संगठनों को भी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान में योगदान देना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए, अब इसका जो है फर्स्ट वाला, नहीं, निजी क्षेत्र के संगठन सरकारी नियमों के द्वारा अभिशासित नहीं होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि जो निजी संगठन हो गए सरकारी नियम का कोई पालन नहीं करेंगे। अब तर्क 2 में, हाँ, निजी क्षेत्र के संगठनों को भी सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान में योगदान देना चाहिए। तो ऐसा कहीं कथन के हिसाब से नहीं लिखा, ठीक है ना। तो दूसरा क्या होगा? गलत होगा, पहला सही होगा। ठीक है। 9 वाला क्वेश्चन देखिए, 9th क्वेश्चन। कथन में क्या बलात्कार और यौन उत्पीड़न की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण महिलाओं को रात को अकेले यात्रा नहीं करने की सलाह दी जानी चाहिए? तर्क 1, नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं के नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। तर्क 2, हाँ, पुलिस विभाग के लिए ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखना मुश्किल है। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि जो पहला तर्क है कि नहीं, इसके बजाय सरकार को ऐसी घटनाओं में नियंत्रण करने के उपाय करने चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। अब दूसरा है कि हाँ, पुलिस विभाग के लिए भी ऐसी घटनाओं में नियंत्रण रखना मुश्किल है, तो ऐसा कथन में कहीं नहीं कहा है कि पुलिस विभाग के बारे में क्या है, तो दूसरा क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कथन क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर आतिशबाजी सहित पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए? तर्क 1, नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए। हाँ, पटाखे चलाने से बहुत ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है ना। तो अब जो पहला तर्क है, नहीं, लोगों को सभी अवसरों पर अपनी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार आनंद उठाने की अनुमति होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ये गलत हो जाएगा, ये कि जो कथन के हिसाब से यह गलत होगा, क्योंकि कह रहा है कि क्या हमारे देश में कुछ अवसरों को छोड़कर। ठीक है ना। अब यहाँ कुछ अवसर की बात कहा है, यहाँ सभी अवसरों की बात कहा है। ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है। तो ये कथन और तर्क के जो क्वेश्चन थे सब कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए